बच्चों कैसे हैं आप। देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं गति, मोशन, जो 9th क्लास का 8th नंबर चैप्टर है। देखिए सबसे पहले हम गति के बारे में बात करते हैं कि गति क्या होती है। तो देखिए गति क्या होती है, कोई वस्तु है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेती है, तो यही क्या होती है, गति होती है। लेकिन हम गति को एक साइंस की दृष्टि से समझाने के प्रयास करें तब हम इस प्रकार समझाएंगे। तो देखिए एक बार हम इसकी परिभाषा देखते हैं। देखिए गति की, यदि कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो इसे गति बोलते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर आपको समझाते हैं कि ये आपके पास कोई पॉइंट है, मानो ये आपकी स्कूल है, ये आपके है भाई स्कूल है, और आप यहाँ से जा रहे हैं अपने घर। ये आपका इधर है भाई होम, घर है आपका। तो आप इधर जाएंगे तो आपको चल के जाएंगे आप या गाड़ी में बैठ कर जाएंगे, तो आप अपनी स्थिति चेंज कर रहे हैं। आपको स्थिति चेंज करने में कुछ समय भी लगेगा, आपको स्थिति चेंज करने में कुछ समय भी लगेगा। तो यही क्या होती है भाई, गति होती है। लेकिन देखिए मैंने एक बिंदु लिया है, स्थिर बिंदु, मैंने यहाँ पर एक लिया है स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, उसे ही गति बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो स्कूल है वो स्थिर बिंदु हो जाएगा, या स्थिर बिंदु या निर्देश बिंदु। इस बिंदु के सापेक्ष आपकी गति हुई है, इस बिंदु के सापेक्ष आपकी गति हुई है। जैसे कि आप तो स्कूल से गए तब आपके पास बैग भी था, तो वो तो आपके स्कूल में भी आपके साथ था और घर पर भी आपके साथ है। तो बैग और आपके सापेक्ष गति नहीं हुई, वो तो आपके साथ साथ ही चल रहा है। लेकिन स्कूल को हम निर्देश बिंदु मानेंगे, या इसको मूल बिंदु भी बोलते हैं भाई। ये इसको क्या बोलते हैं भाई, मूल बिंदु। निर्देश बिंदु को क्या बोलते हैं भाई, मूल बिंदु बोलते हैं। इस बिंदु के सापेक्ष आपकी गति हुई है, न कि आपके बैग के सापेक्ष। तो गति क्या होती है भाई, यदि कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष या निर्देश बिंदु के सापेक्ष या मूल बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो इसे क्या बोलते हैं, हम गति बोलते हैं। देखिए इस संसार में कोई भी वस्तु है वो स्थिर नहीं है, संसार में कोई भी वस्तु है वो स्थिर नहीं है। जैसे आप बैठे हैं तो आपके सामने दीवार है, आपके सामने भाई दीवार है, तो आप सोच रहे होगे मैं भी बैठा हूँ, दीवार भी स्थिर है, तो गति नहीं कर रही। लेकिन वो आपके सापेक्ष गति नहीं कर रही, आपके सापेक्ष वो गति नहीं कर रही। आप पृथ्वी से बाहर चले जाओ और देखो पृथ्वी को, तब आपको पता चलेगा कि पृथ्वी है वो चारों ओर घूम रही है। तो ओबियसली जो हमारा मकान की दीवारें हैं वो भी घूम रहे हैं, तो वो भी गति कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं हमारे सापेक्ष कि हमारे सापेक्ष वो दीवार गति कर रही है या नहीं कर रही। तो हमारे सापेक्ष वो गति नहीं करी, लेकिन वो गति कर रही है। समझ रहे हो, गति हर इस संसार में कोई वस्तु वो गति करती रहती है, कोई स्थिर नहीं है। लेकिन हमें सापेक्ष देखना पड़ेगा कि वो किसके सापेक्ष गति कर रही है। आप पृथ्वी की गति समझोगे तब आप पृथ्वी के बाहर जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि गति हो रही है वस्तु की। पृथ्वी के अंदर हो तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको सब दीवार वगैरह सब कुछ स्थिर दिखाई देगा, क्योंकि आपके सापेक्ष बिंदु आप हैं और आपके सापेक्ष वो स्थिर है। लेकिन आप बाहर चले जाओगे पृथ्वी के, तब आपको घूमती हुई प्रतीत होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि इस संसार में कोई वस्तु वो गतिशील अर्थात स्थिर नहीं है, सब गतिशील है। आप जैसे देखते होंगे कि जैसे दिन है, रात होती है, फिर दिन होता है, फिर रात होती है। तो भाई क्यों होता है चक्कर, क्योंकि पृथ्वी गति कर रही है। सूरज के सामने आ गई तो दिन हो गया, और सूरज के पीछे चली गई तो रात हो गई। तो गति के कारण ही दिन रात की क्रिया होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त होता है वो गति के कारण ही होता है, और किसी गति के कारण भाई, इन ग्रहों की गति के कारण। तो इस संसार में सभी वस्तुएं हैं वो गतिशील है, सभी वस्तु क्या है भाई, गतिशील है। यहाँ पर हम एक जो सरल रेखीय पथ है उस पर गति को समझेंगे, और एक वर्तीय पथ पर इस चैप्टर में गति को समझेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो देखें वो देखें एक सरल रेखीय गति,
कि आपने एक बिंदु है लिया यहाँ पर और इसके सापेक्ष आप गति कर रहे हैं, इसकी बिंदु के सापेक्ष आपकी स्थिति में चेंज कर रहे हैं और कुछ समय भी लगेगा, तो यही क्या होती है, गति होती है। स्थिति में चेंज हो जाए और कुछ समय लगे। तो देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम। देखिए आपके पास कोई बस है भाई, आप मानो बस में बैठे हो और आप अपने ननिहाल या मामा या बुआ कहीं भी घूमने जा रहे हो, समझ रहे हो। तो आप बैठे हैं और आपके यहाँ पर मित्र बैठे हैं, मानो आप पिकनिक टूर पर जा रहे हो कहीं घूमने, तो आप बैठे हैं और आपके दोस्त बैठे हैं। तो देखिए बाहर सड़क है, बाहर सड़क है और पेड़ खड़े हैं और उनके पास में एक खड़ा है व्यक्ति, वो आपकी गाड़ी को देख रहा है और आपकी गाड़ी चल रही है आगे, आपकी गाड़ी भाई आगे चल रही है। तो देखेगा कि इस बिंदु मेरे सापेक्ष से इस गाड़ी की गति हो रही है आगे, इस बिंदु के सापेक्ष ये गति आगे गति कर रही है ये बस। तो इस बिंदु के सापेक्ष इस बस की स्थिति में चेंज हो रहा था, तो ये बस गति कर रही है। लेकिन मानो ये बिंदु मान लिया आपने और गति तो कर रही है बस, और दूसरा बिंदु ये मान लिया। अब बताओ जी इनके मध्य गति हो रही है क्या? तो इनके मध्य गति नहीं हो रही, ये दोनों स्थिर है, चाहे बस गति करे या न करे ये दोनों स्थिर है, अर्थात इनके सापेक्ष गति नहीं होगी, किसी बाहर वाले बिंदु के सापेक्ष गति होगी। तो गति को हमने परिभाषित करने के लिए एक बिंदु डिसाइड कर लिया कि एक बिंदु आपको चूज करना पड़ेगा और उस बिंदु के सापेक्ष से आपको गति देखनी पड़ेगी। अगर उस बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में चेंज हो रहा है तो वो गति है, वरना वो गति नहीं है। यहाँ पर हमने एक स्थिर बिंदु मान लिया और इसके सापेक्ष देख रहे हैं, इस बिंदु के सापेक्ष गति, तो देखेंगे कि बस तो गति कर रही है लेकिन ये आपस में गति नहीं कर रहे, बाहर वाले व्यक्ति के सापेक्ष ये हैं वो गति कर रहे हैं। तो ये होती है भाई गति। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं इस अध्याय में भौतिक राशियों की, कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। अब देखिए भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, वे राशियाँ जिन्हें तोला या मापा जा सके वे भौतिक राशि होती हैं। अर्थात कोई भी राशि हो उन्हें मापा या तोला जा सके वो क्या होती हैं, वही भौतिक राशि होती हैं। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखे हैं, जैसे द्रव्यमान, देखो जैसे द्रव्यमान है 2 kg, 5 kg, 50 ग्राम, इस प्रकार हम द्रव्यमान को माप सकते हैं। लंबाई को मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में आदि कई तरीक़ों से हम माप सकते हैं। बल को भी हम माप सकते हैं, 5 न्यूटन बल लगा है, 10 न्यूटन बल लगा है, तो बल दाब को प्रेशर में, एटीएम में 1 एटीएम दाब, 2 एटीएम दाब, ऐसे दाब को भी हम माप सकते हैं और आयतन को भी माप सकते हैं। तो कुछ ऐसी राशि हैं जिन्हें मापा और तोला जा सकता है, वो क्या होती हैं भाई, भौतिक राशियाँ होती है। क्या होती हैं भाई, भौतिक राशियाँ। अब हम इनके प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो देखिए भौतिक राशियों के 2 प्रकार होते हैं, भौतिक राशियों के भाई 2 प्रकार होते हैं। उन प्रकारों के को समझने से पहले आपको कुछ आवश्यक जानकारी प्राप्त होनी चाहिए भाई। तो देखिए वो कौन सी जानकारी हैं। अरे देखो भाई, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो यारो, ऐसे ही देख रहे हो चुपचाप ही लाइक ठोको एक, इतनी देर में बोर्ड साफ कर लेता हूँ। तो देखिए जो भौतिक राशियाँ हैं वो 2 प्रकार की, भौतिक राशियाँ हैं भाई वो 2 प्रकार की हैं। एक होती है सदिश राशि, सदिश, और दूसरी होती है भाई अदिश। एक और ये होती है प्रदिश, वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में 2 ही हैं, भौतिक राशि, एक सदिश, दूसरी अदिश। अब देखिए सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए जो सदिश राशि होती हैं उनके पास परिमाण भी होगा, उसके पास इकाई भी होगी और उसके पास दिशा भी होगी भाई। एक बार देखते जाइए, इन सदिश राशियों के पास परिमाण भी होगा उनका, कुछ इकाई भी होगी और उनकी दिशा भी होगी। जबकि अदिश राशियों के पास क्या होगा, उनका परिमाण होगा, साथ में इकाई भी होगी, लेकिन दिशा नहीं होगी। लेकिन क्या नहीं होगी भाई, दिशा नहीं होगी। अर्थात सदिश राशियों के पास दिशा होती है, जबकि अदिश राशियों के पास कोई दिशा नहीं होती। इनके पास उनका केवल परिमाण होता है और इकाई होती है, जबकि सदिश राशियों के पास परिमाण, इकाई और साथ में होती है भाई दिशा।
अब देखिए हम इनके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं कि सदिश राशियों के एग्जाम्पल क्या हैं और अदिश राशियों के एग्जाम्पल क्या हैं। तो देखिए हम सदिश राशियों के जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है, और यहाँ एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे बल। ये सभी क्या है भाई, सदिश राशि है, इनके पास दिशा होती है। और अदिश राशि जैसे देखिए हम दूरी, चाल, ये सभी हैं अदिश राशियाँ। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं लेकिन आपके 9th के सिलेबस में ये काफ़ी है। ठीक है, आगे हम ज़्यादा की बात नहीं करेंगे। जैसे अदिश राशि विद्युत धारा भी होती है और दाब भी होता है, लेकिन वो आगे का सिलेबस है, आपका नहीं है वो। तो देखिए हम इनको ही समझते हैं। विस्थापन, वेग, त्वरण और बल, ये सदिश राशि है, इनके पास दिशा होती है। और अदिश राशि के पास दूरी, जैसे दूरी, चाल, इनके पास दिशा नहीं होती। तो देखिए एक बार बल को समझते हैं। देखिए मैं इस बोर्ड को पीछे धक्का लगा रहा हूँ, धक्का लगा रहा हूँ इसको, तो पीछे बल लगा रहा हूँ मैं, तो ये बल की दिशा क्या हो जाएगी भाई, पीछे की दिशा में। तो समझ गए, जिस राशि के पास दिशा होती है वो होती है सदिश राशि, और जिसके पास दिशा नहीं होती वो होती है भाई अदिश राशि। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे विस्थापन और दूरी की। सबसे पहले हम बात करेंगे दूरी व विस्थापन की। तो देखिए आगे करते हैं हम दूरी व विस्थापन की। तो देखिए दूरी और विस्थापन क्या चीज़ होती है। देखिए एक बार हम इनको पढ़ के आपको बताते हैं कि दूरी और विस्थापन क्या है। तो देखिए वास्तविक पथ की लंबाई दूरी होती है, और दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। समझ रहे हो। तो देखो एक बार इधर आपके पास ये बिंदु है, एक बिंदु ये ए है और दूसरा बिंदु ये बी है। अब देखिए इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने के आपके पास अनेकों रास्ते हैं। आप इधर के भी जा सकते हो, आप इधर से भी जा सकते हो, और आप एक सीधा रास्ता एक और है, आप यहाँ पर सीधे भी जा सकते हो। तो देखिए ये दो बिंदु हैं, अब देखिए इन दो बिंदुओं के मध्य जो न्यूनतम दूरी वाला पथ है वो यही है भाई, इससे छोटा पथ और नहीं है, इस दूरी से छोटा पथ और नहीं है। ये भी इससे ज़्यादा दूरी है, ये भी इससे ज़्यादा दूरी है, और भी कोई दूरी आएगी यहाँ तक जाने की वो भी इससे ज़्यादा ही होगी। तो दो बिंदुओं के मध्य जो न्यूनतम दूरी है, यही होती है भाई विस्थापन होती है। ये क्या होती है भाई, विस्थापन होती है, जिसे हम x से प्रदर्शित कर रहे हैं। विस्थापन को हम दर्शा रहे हैं x से, और यहाँ पर हम दूरी को दर्शा रहे हैं d से। तो देखिए दो बिंदुओं के मध्य जो न्यूनतम दूरी है वो होती है विस्थापन, भाई विस्थापन। ठीक है, जिसे हम दर्शा रहे हैं x से। और देखो वास्तविक पथ की लंबाई होती है दूरी। अब है तो एक्चुअली में ये भी दूरी, लेकिन दो बिंदु को मतलब सबसे छोटा रास्ता यही है, इसलिए इसको नाम दे दिया विस्थापन। और इसकी दिशा होती है वो होती है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर। देखिए मैंने बताया था कि विस्थापन एक सदिश राशि है, और सदिश राशि क्या होती है भाई, जिसके पास दिशा हो, तो इसकी दिशा किधर होगी, प्रारंभिक से अंतिम बिंदु की ओर। देखिए जबकि दूरी है उसकी दिशा हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। दूरी की कोई वास्तविक हम पर्टिकुलर दिशा को परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी दिशा हर बिंदु पर चेंज हो जाएगी। जबकि जो विस्थापन है वो एक सरल रेखा में होगा और दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी होगी। तो हम बता सकते हैं कि न्यूनतम दूरी ये है, तो इसका विस्थापन ये हो जाएगा प्रारंभिक से अंतिम बिंदु की, और इसलिए जो विस्थापन वो सदिश राशि है। ठीक है, तो देखिए आगे जो वास्तविक पथ की लंबाई है वो दूरी होती है, और दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं भाई, विस्थापन बोलते हैं। आगे देखिए जो इसकी दूरी की जो इकाई होती है वो मीटर या किलोमीटर बोल सकते हैं हम। देखिए जैसे हम 2 kg लगाते हैं, 2 kg, तो देखिए 2 तो ये परिमाण है, और जो इकाई है वो kg किलोग्राम है। तो द्रव्यमान की इकाई क्या हो जाएगी, किलोग्राम या ग्राम। इसी प्रकार हम जब
दूरी को मापते हैं या तो मीटर में या किलोमीटर में या सेंटीमीटर में, तो इसकी इकाई क्या होती है, मीटर या किलोमीटर। इसी प्रकार विस्थापन भी एक दूरी का छोटा सा टुकड़ा ही है, इसको इसकी भी इकाई क्या होगी भाई, मीटर या किलोमीटर। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट बात, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, अर्थात इसका मान निरंतर बढ़ेगा, निरंतर इसका मान क्या होगा भाई, बढ़ेगा। दूरी हमेशा धनात्मक राशि है। देखिए जबकि जो विस्थापन है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है भाई, तीनों हो सकता है। जबकि दूरी है वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, कभी नेगेटिव नहीं होगी, जबकि विस्थापन है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य हो सकता है। अब मैं इसकी कंडीशन बताऊंगा, लेकिन आपको पहले इतना ध्यान रखना है कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है और विस्थापन है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य हो सकता है। ठीक है, देखिए आपको वाहनों में देखा होगा, हमारे पास गाड़ी या मोटरसाइकिल कुछ भी होगी तो उसमें एक यंत्र लगा होगा जो दूरी को मापता है। जैसे हमारी बाइक है वो 200 किलोमीटर चली, 2000 चली, 2 लाख चली, कितनी भी चली होगी, उसको मापता है एक यंत्र। उस यंत्र का नाम है ओडोमीटर। क्या नाम है वो इसका, ओडोमीटर। तो देखिए वाहनों में ओडोमीटर द्वारा दूरी का मापन किया जाता है। ओडोमीटर द्वारा भाई किसका मापन किया जाता है, दूरी का मापन किया जाता है। तो ये है भाई दूरी और विस्थापन। अब देखिए थोड़ा सा हम इनको और समझते हैं, थोड़ा सा हम इनको और समझते हैं। तो देखिए एक बार इधर हम बात करते हैं थोड़ा सा और इन दूरी और विस्थापन के बारे में। तो देखिए हमारे पास हमने यहाँ पर ए बिंदु मान लिया और यहाँ पर बिंदु मान लिया बी। आपने यहाँ पर से चलना स्टार्ट किया और आप यहाँ पहुँच गए, यहाँ से स्टार्ट किया आपने और आप यहाँ पहुँच गए, और आपने जो दूरी तय की है वो की है 100 मीटर दूरी तय की है। ठीक है, उसके बाद आप वापस यहाँ से आ जाते हैं और इस पथ की आधी दूरी कर लेते हैं, जो कि इतनी है भाई 50 मीटर। गए एक बार और फिर वापस 50 मीटर दूरी आपने तय कर ली। तो अब मैं आपको से पूछता हूँ कि बताओ भाई यहाँ पर दूरी कितनी तय की है आपने और विस्थापन कितना तय किया है, अर्थात विस्थापन क्या है और दूरी क्या है। तो देखिए जो वास्तविक पथ की लंबाई होती है, अर्थात आपने कितनी दूरी चली वो ही होती है दूरी, और विस्थापन क्या होती है, दो बिंदुओं के मध्य दूरी, न्यूनतम दूरी क्या होती है, विस्थापन होती है। तो देखिए आप यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ गए 100 मीटर चले, उसके बाद यहाँ से वापस इधर आए तो 50 मीटर और चले, तो आपने टोटल दूरी कितनी चली है वो 100 प्लस 50, आपने 150 मीटर दूरी तय की है भाई। और आपको दूसरा पूछ रहा हूँ मैं विस्थापन, कि आपने विस्थापन कितना है आपका। तो देखिए प्रारंभिक स्थिति ये है और अंतिम स्थिति ये है, इन दोनों स्थितियों के मध्य जो न्यूनतम दूरी है वही क्या होती है भाई, विस्थापन होती है। टोटल 100 थी, इधर वाले 50 हो गए तो बची कितनी भाई 50। तो इस कंडीशन में जो विस्थापन आएगा वो 50 मीटर आएगा। तो देखिए इसके बाद हम थोड़े से प्रश्न और देखते हैं, एक छोटे से प्रश्न की। तो देखिए वो प्रश्न क्या है, उस प्रश्न को समझते हैं पहले हम। देखिए एक वर्गाकार खेत है भाई, एक क्या है, वर्गाकार खेत है, और जो इसकी भुजा है इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर इसकी लंबाई है 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर। अब ये प्रश्न बोल रहा है कि t बराबर 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। कोई व्यक्ति है वो मानो यहाँ से स्टार्ट किया और चारों तरफ चक्कर लगाया और वापस इस बिंदु पर 40 सेकंड में आ जाता है, अर्थात एक चक्कर वो 40 सेकंड में लगाता है। तो प्रश्न में क्या पूछा आपको, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद विस्थापन ज्ञात कीजिए। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम देखते हैं इसका आंसर कि हम किसको सॉल्यूशन, इसका उत्तर कैसे निकालेंगे। देखिए 2 मिनट और 20 सेकंड, पहले हम इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं भाई। तो देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 2 मिनट में हो जाएंगी 120, और ये हैं साथ में 20, तो टोटल कितनी सेकंड हो जाएंगे भाई 140 सेकंड। कितनी हो जाएंगी 140 सेकंड। अब देखिए एक चक्कर है वो 40 सेकंड में लगा रहा है, एक चक्कर है वो 40 सेकंड में लगा रहा है, तो दूसरा इतने सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा। तो देखिए 140 में जब हम भाग करते हैं 40 का तो क्या होगा,
यहाँ पर 7, नीचे आ जाएगा 2, तो 3.5, मतलब 3.5 चक्कर लगाता है। मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ आया, 1 चक्कर हो गया। उसके बाद ऐसे दूसरा किया, वैसे तीसरा। ठीक है, अब देखिए तीसरा 3.5 चक्कर लगा रहा है वो, 3.5 चक्कर, तो इधर गया, साढ़े अंतिम चक्कर है वो, इधर गया, इधर गया, अब यहाँ पर पहुँच गया वो। ठीक है, अब देखिए इन दोनों बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होगी भाई, क्योंकि 3 चक्कर उसने पूरे कर लिए और चौथा आधा चक्कर है, तो तभी तो 3.5 चक्कर हुए। तो यहाँ से स्टार्ट करें हम, यहाँ गए, अब दूसरा बिंदु तो ये आ गया और पहला बिंदु ये है। इस बिंदु और इस बिंदु की आपको दूरी याद करनी है भाई। तो देखिए हमें एक सीधी रेखा खींच ले। अरे विस्थापन क्या होता है भाई, 2 बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी। तो पहली स्थिति ये थी, अंतिम स्थिति ये आई, तो विस्थापन क्या होगा। तो देखिए ये लंब, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब और ये आधार। तो हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, कर्ण का स्क्वायर 200, 100 100 200। तो जो k का मान आएगा वो आ जाएगा इधर √2 गुणा 10, अर्थात ये मान आएगा विस्थापन का। विस्थापन पूछा है इसने, तो विस्थापन का जो मान आएगा वो आएगा 10√2। ठीक है, तो ये है भाई ये प्रश्न, जिसमें एक वर्गाकार खेत है और भुजा 10 मीटर और 1 चक्कर वो 40 सेकेंड में लगा रहा है। तो इतने मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, इतने लगाएगा। और इस कंडीशन में देखनी है कि उनके बीच में विस्थापन कितना है। तो ये भाई उनका विस्थापन है। ठीक है, इसके बाद हम एक और प्रश्न देखते हैं। तो देखिए आगे, अगला प्रश्न है विस्थापन के लिए सत्य कथन है। विस्थापन के लिए सत्य कथन है। आपके यहाँ पर 2 कथन लिखे हैं, आपको बताना है कि इनमें सत्य कौन सा है और असत्य कौन सा है। एक बार इस प्रश्न को आप वीडियो को पॉज करके भी सोल्व कर सकते हैं, सोच सकते हैं, अगर नहीं तो देखिए। तो देखिए पहला कथन ये है, यह शून्य नहीं हो सकता, यह शून्य नहीं हो सकता। मैंने बताया कि दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, इसका मान हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन जो विस्थापन है ये पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और शून्य भी होगा, शून्य भी हो सकता है। लेकिन देखिए इसकी कंडीशन देखते हैं कि शून्य कैसे हो सकता है। इसी कंडीशन देखते हैं कि शून्य कैसे हो सकता है। ये बात बताओ गलत है सही है, यह शून्य नहीं हो सकता, यह बात गलत है भाई, असत्य बात है। विस्थापन शून्य हो सकता है। तो देखिए कैसे होगा। मानो ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, आपने यहाँ से गति प्रारंभ किया और यहाँ पर चले गए। ठीक है, वापस यहाँ से वापस मुड़कर इसी बिंदु पर आ गए। तो देखिए दूरी तो आपने, मानो ये 100 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक है 100 मीटर, वापस भी 100 मीटर, तो दूरी तो आपकी 200 मीटर हो गई। लेकिन विस्थापन आपका शून्य होगा, क्योंकि आपने जहाँ से गति प्रारंभ की थी वहीं पर ही वापस से आ गई। तो उन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु हैं वो एक ही स्थिति पर है और उनके मध्य दूरी है वो 0 है। तो विस्थापन है वो शून्य हो सकता है भाई, लेकिन इसमें बोला है यह शून्य नहीं हो सकता, तो ये गलत बात है। ठीक है, दूसरा कथन देखिए, इसका परिमाण मतलब विस्थापन का परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक, तय की गई दूरी से अधिक है। तो ये बताओ भाई गलत है कि सही है। देखिए ये कथन है वो गलत है, ये कथन है वो गलत है। अब वो देखिए कैसे गलत है, मैं इसकी पुष्टि करता हूँ। तो देखिए ध्यान से देखते रहिए एक बार। इसका परिमाण मतलब विस्थापन का परिमाण वस्तु के द्वारा तय की दूरी से अधिक है। अरे देखो मानो ये कोई बिंदु है, 2 बिंदु हैं, यहाँ पर लिखा रखा है ना, इसको मान लेते हैं। एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं के जाने के रास्ते अनेक हैं, जाने के रास्ते अनेक हैं। जो सबसे शॉर्ट रास्ता है, सबसे शॉर्ट रास्ता है वो है ये,
जिसको क्या बोलते हैं भाई, विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, दूरी तो बहुत हो सकती है। अरे देखो भाई, सबसे शॉर्ट रास्ता ही क्या है, विस्थापन है। इससे छोटा रास्ता नहीं हो सकता इन दोनों बिंदुओं के पास जाने का, और यही दूरी है। अरे दूरी तो ये भी है, लेकिन विस्थापन एक दूरी का छोटा रूप है दो बिंदुओं के मध्य। ठीक है, तो प्रश्न में क्या बोला, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। अरे देखो, दूरी तो सबसे दूरी मिनिमम यही दूरी थी, विस्थापन की दूरी की तो सबसे छोटा मान है वो विस्थापन ही है। दूरी तो इससे ज़्यादा ही है, इससे ज़्यादा ही है, तो दूरी हमेशा ज़्यादा होती है, विस्थापन कम है। तो ये कथन गलत है भाई। इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। सबसे जो मिनिमम दूरी होती है दो बिंदुओं की, वो होती है विस्थापन, तो ज़्यादा कहाँ से आ जाएगा, दूरी तो बहुत सारी बड़ी ज़्यादा ज़्यादा होती है मतलब दूरी तो ये बात है गलत है भाई। तो देखिए, ये हो गया विस्थापन के लिए सत्य कथन, और ये हमारे यहाँ पर पॉइंट होता है दूरी व विस्थापन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।